जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल द इनक्रेडिबल जीके में। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक में हम जो बात करेंगे वो करेंगे मौलिक अधिकारों से संबंधित या फंडामेंटल राइट्स से संबंधित बेसिक जानकारी से लेके सारी जानकारी को आज की वीडियो में विस्तार से समझा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप जानकारी सारी प्राप्त कर सकें। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें दोस्तों, इससे पहले चंद पंक्तियों को देख लेते हैं। जीतूंगा मैं ये मेरा वादा है, कोशिश मेरी सबसे ज़्यादा है, कोशिश मेरी सबसे ज़्यादा है। हिम्मत भी टूटे तो हिम्मत भी टूटे तो नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा। मजबूत बहुत इरादा है, मजबूत बहुत इरादा है। आइए दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकार, आखिर ये जो मौलिक अधिकार हैं वो होते क्या हैं? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो एक मानव के लिए काफ़ी यानी कि नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार स्वतंत्रता इंसानों को तो छोड़िए, पक्षियों को भी प्रिय होती है, उसी प्रकार अगर ये अधिकार ना हो तो व्यक्ति मानो नर्क के समान उसका जीवन हो जाए। इसलिए जो है फंडामेंटल राइट्स जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी एसेंशियल है। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे शुरुआत करते हैं इन पॉइंट्स को। जो कुल मौलिक अधिकार हैं दोस्तों आपके, वो वर्तमान में कितने हैं? 6। लेकिन जब आपका संविधान बना था यानी कि बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय आपके पास कितने थे? ये 7 अधिकार थे, यानी कि 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन आपका 44वां जो संविधान संशोधन आया 1978 में, 44वां, उसके तहत जो आपका दोस्तों संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर वो अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस वजह से जो आपके ये अधिकार हैं, अब वर्तमान समय में ये 6 अधिकार हैं, पहले 7 हुआ करते थे। और जो आपका ये संबंधित भाग है, इसका मतलब कौन से कहाँ तक है, ये भाग 3 में इसका वर्णन है मौलिक अधिकारों का। इसी को आपका भारत का मैग्ना कार्टा यानी कि भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 12 से लेके 35 के मध्य है। इसको ही आपका मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके बाद जो ये आपके मौलिक अधिकार हैं यानी कि मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? इसको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। वहीं जो मौलिक कर्तव्य थे यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, उनको आपका लिया गया था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से, जो कि वर्तमान में रशिया है। इसके बाद आपका यह था। इसके बाद जो आपके मौलिक अधिकार हैं, इनको मतलब संशोधित भी किया जा सकता है। ठीक है, कुछ अधिकार है जैसे कि जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार को छोड़ के आपातकाल के जो समय दौरान सारे अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं स्थगित कर दिए जाते हैं। जो आपका 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसके तहत जो अनुच्छेद आपका 31 था और 19 का था, उसको मौलिक अधिकार की जो सूची से हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो था आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया। और एक बात और दोस्तों, ये भी याद रखिए कि जो आपका 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो आपके सरदार पटेल ने की थी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के बिस्मार्क कहे जाते थे और ये लौह पुरुष के नाम से भी यानी कि आयरन मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी मशहूर हैं। इन्होंने मतलब अपना जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसी में इस मूल अधिकार की मांग जो करी थी सर्वप्रथम की थी। और जो आपका मूल अधिकार है, इसका जो प्रारूप बनाया था वो बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों, आगे देख लेते हैं। जो मौलिक अधिकार अब आपके बचे हैं वर्तमान में, वो हैं 6। ठीक है, समानता का अधिकार यानी कि समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य आता है। वहीं आपका स्वतंत्रता का अधिकार 1919 से 22 के बीच आता है। फिर उसके बाद आता है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच। वहीं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। ये बेसिकली अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब देख लेते हैं एक बार समानता का अधिकार यानी कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 को। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो 14 है, उसके तहत विधि के समक्ष समता व विधियों के समान, ठीक है, विधियों का समान संरक्षण। आपका जो ये आर्टिकल है, इसका कहने का मतलब है कि राज्य जो भी कानून बनाएगा, ठीक है, वो सभी के लिए एक समान होगा और वही कानून जो होगा सब पर एक समान लागू होगा, ना कि किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा किसी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे।
कि ये उच्च जाति का है तो इसके लिए अलग कानून हो, ये निम्न जाति का है तो इसके लिए अलग। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जो आपका अधिकार है ये सबके लिए समान है। इसके बाद आपका अनुच्छेद 15 आता है, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। धर्म, मूल, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ। उसके बाद 16वां जो है आपका लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता या समता। लोक नियोजन यानी कि जो भी नौकरियां होंगी या सरकारी नौकरियां होंगी उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का जो आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो नौकरियां होंगी वो सबके लिए समान होगी। बस बशर्ते यहाँ पे एक अपवाद भी है, जो है अनुसूचित जो आपकी जनजातियां होती हैं, जाति जनजातियां या पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए कुछ विशेष आरक्षण का प्रावधान है, वरना बाकी सबके लिए समान अवसर होगा, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 17, स्पृश्यता का अंत। जो छुआछूत था उसका अंत हो गया है आपका अनुच्छेद 17 के तहत। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, कि सेना या कोई भी विधि संबंधी जो सम्मान है उसके सिवा कोई भी जो आपकी उपाधि होगी वो प्रदान नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो उपाधि किसी अन्य देश में मिल रही है या प्राप्त हो रही है, वो बिना राष्ट्रपति की आज्ञा या परमिशन के उसको स्वीकार या प्राप्त नहीं कर सकता। ये जैसे कि आप कहेंगे कि भारत रत्न है, ये भी तो एक प्रकार से उपाधि है। या फिर सेना में शौर्य चक्र हो गया, परमवीर चक्र हो गया या वीर चक्र हो गया, ये भी, और या पद्म, इधर आपका पद्म भूषण विभूषण या पद्म श्री हुआ, तो ये उपाधियाँ, लेकिन ये आपकी अलाउ है। इसके अलावा अन्य उपाधियाँ अलाउ नहीं है। अगर आप किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त करना चाह रहे हैं, आपको उपाधि मिल रही है, तो बिना राष्ट्रपति की आज्ञा परमिशन के आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो है आपका आर्टिकल 19 से 22 के मध्य आता है, बीच में आता है। इसके तहत जो आपका बेसिकली जो 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं प्राप्त की गई हैं। पहले 7 हुआ करती थी। आपका जो संपत्ति का अधिकार था इसमें ही आता था, उसको खैर अब हटा दिया गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया। 19A में आपका जो आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं कानून के दायरे में रहते हुए। और जो प्रेस की स्वतंत्रता आती है वो भी आपकी 19A के अंतर्गत जो आती है, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। इसके बाद आपका आता है 19B, यानी कि शांतिपूर्ण एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा कर सकते हैं और एकत्रित हो सकते हैं, किसी मुद्दे पे बात कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए। वहाँ किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए, पीसफुली होना चाहिए। वहीं 19C जो है 19C, वो है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप या कोई भी संघ बना सकते हैं। इसके बाद आपका आता है 19D, देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। बिना किसी हिचकिचाहट के देश के किसी भी भाग में जा सकते हैं, आ सकते हैं, यानी कि घूम सकते हैं। आपको आवागमन की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19D के तहत। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 19E, ये है आपका देश के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है, आपको पूरी स्वतंत्रता है इस आर्टिकल के तहत। उसके बाद आपका आता है 19G, जो कोई भी व्यापार व जीविका चलाने की स्वतंत्रता आपको देता है। लेकिन यहाँ भी एक शर्त है कि वो जो भी आप व्यापार या जीविका चला रहे हैं उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संविधान का उल्लंघन ना हो या कानूनी होना चाहिए। वो मान लो आप कोई चोर कहे कि मैं चोरी कर रहा हूँ, ये मेरा व्यापार करने का या जीविका चलाने का अधिकार है, तो एक तरीके से ये गैर कानूनी अपराध है, दंडनीय अपराध है। तो कोई भी व्यापार होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो जो कानूनी दायरे में सही है। अगर आपको इसको याद करना है, मान लो आपको ये याद नहीं हो रहा, तो इसको हम एक कहानी के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। जब आप बोलेंगे तो लोग एकत्रित होंगे, यानी कि इकट्ठा होंगे, तो सभा करेंगे वो, ठीक है। जब सभा करेंगे किसी टॉपिक पे, उसके बाद वो जब सभा करेंगे, मान लो जैसे कि उन लोगों ने इकट्ठे हुए, उसके बाद सभा करी, फिर उसके बाद उन लोगों ने मान लो एक संघ बनाया। जब संघ बनाया अपना, यानी कि ग्रुप बनाया, उसके बाद वो देश के किसी भाग में जाएंगे, प्रचार करेंगे, रैलियां करेंगे, यानी कि आवागमन की स्वतंत्रता। इसके बाद नेक्स्ट आता है जैसे कि आपका फिर उसके बाद वो लोग निवास करेंगे, यानी कि रहेंगे, और लास्ट में उनको कुछ खाने पीने की जरूरत पड़ेगी और व्यापार करेंगे जिसके लिए, ठीक है।
तो ऐसे भी आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 19 हो गया। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कि कोई भी मतलब अपराध किसी अपराधी ने किया तो उसके पास भी कुछ अधिकार हैं कि वो उसके तहत अपना बचाव कर सकता है, या मतलब कुछ अधिकार हैं उसको, एक अपराधी होने की वजह से भी उसको अधिकार हैं, मतलब अधिकार संविधान के द्वारा सबको दिए जाते हैं वो। जैसे कि एक है, एक अपराध हेतु सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। यानी कि किसी अपराधी ने एक बार अपराध किया तो उसको केवल एक ही बार सजा मिलेगी, ना कि उसको बार बार कोई सजा दी जाएगी। यानी कि एक अपराध के चलते उसको सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी, ना कि बार बार। इसके बाद अपराध के समय वाले कानून के अनुसार ही सजा मिलेगी। मान लो किसी ने कोई अपराध किया, ठीक है, अपराध करा, तो उस समय जो कानून था उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी, ना कि पहले और बाद के कानून के तहत। यानी कि उसने कोई कठोर या दंडनीय अपराध किया मान लो, उस समय कानून था उसके तहत उसको सजा मिल गई, लेकिन उसके बाद कोई नया कानून बनाया गया जो कि सख्त था, तो उसके जब नया कानून बनाया गया तो ऐसा नहीं होगा कि जो अब नया कानून बनाया है कि उसके ही तहत उसको सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ऐसा रहेगा कि जिस समय उसने अपराध किया था और उस समय यानी कि प्रेजेंट में जो कानून था उसी के तहत उसको सजा मिलेगी। और इसके बाद आपका आता है थर्ड, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी भी अपराधी को अपने खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि उससे जबरन जो कार्रवाई गवाही नहीं दिलवाई जाएगी। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 21, यह है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। या इसके तहत कई सारे अधिकार आते हैं जो बाकियों में ना हो, वो सारे इसी में आते हैं। जैसे कि आपका है विदेश जाने की स्वतंत्रता, मनपसंद विवाह करने की स्वतंत्रता हो गया, जीवन यानी कि जीने का भी अधिकार आपको है, अच्छे जो पर्यावरण है उसका भी अधिकार है वो प्राप्त करने का। उसके बाद आपका जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य का भी अधिकार है आपको, स्वच्छ पानी पीने का भी अधिकार है, स्वच्छ पानी का अधिकार है, और आपका राइट टू जो प्राइवेसी है यानी कि निजता का अधिकार, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और इसका एक सब आर्टिकल भी आपका 21A जो आपका है, उसके तहत जो आपके 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो भी किया गया है। इसको बाद में ऐड किया गया था, जो आपका 86वां संशोधन यानी कि 86 जो आपका अमेंडमेंट तहत इसको ऐड किया गया है इसमें। इसके बाद आपका आता है वो है आपका निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, जैसे कि हिरासत में किसी को मान लो लिया गया, हिरासत में लेने जिसको लिया गया उसको अपना कारण पूछने का पूरा अधिकार है, कि मतलब उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है, क्या वजह थी ऐसी कि उसको गिरफ्तार किया गया, उसके पास पूरा अधिकार है। उसके बाद उसको 24 घंटे के अंदर जो दंड अधिकारी होता है उसके समक्ष पेश करना, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना, और उसको अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार प्राप्त है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 19 से, सॉरी ये बाय मिस्टेकली हो गया यहाँ पे 19 से, ये आर्टिकल आपका 23 और 24 है, बाय मिस्टेकली हो गया पीपीटी बनाते समय। तो ये आपका आर्टिकल 23 और 24 है, इसको याद रखिएगा, 23 और 24। ठीक है, ये है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो आपका है इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति की जो खरीद फरोख्त है या बिक्री है, या उससे जबरन कोई मतलब मजदूरी करवाई जा रही है या जबरदस्ती कार्य करवाया जा रहा है, तो उसका इस आर्टिकल के तहत मनाही है। यानी कि ये एक दंडनीय अपराध है, कानूनन अपराध है। किसी भी व्यक्ति का जो मतलब खरीद फरोख्त है या बिक्री है, तस्करी है, या उससे किसी भी प्रकार का जबरदस्ती जो कार्य करवाया जा रहा है, वो एक तरीके से कानून की निगाह में अपराध है। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है या अपवाद है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो राष्ट्र सेवा के लिए राष्ट्रीय सेवा के लिए ये करने के लिए बाध्य करवाया जा सकता है या किया जा सकता है। आर्टिकल जो है आपका है 24, वो है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध या पर प्रतिषेध। ये आपका जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी कारखानों में या जो खाने होती हैं आपकी, या कोई भी इसके अलावा जो जोखिम भरा कार्य है वहाँ पे नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये भी एक गुनाह है, अपवाद गुनाह है और कानूनन जुर्म है। इसके बाद आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 के मध्य। आर्टिकल 25 है अंत्यकरण की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद या अपनी पसंद का धर्म अपना सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को यानी कि मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। आर्टिकल जो आपका है
26 वो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो किसी भी धर्म का जो आपका किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर सकता है, यानी कि धर्म से जुड़ा हुआ वो कोई भी ऐसा आयोजन कर सकता है जो उसका धर्म से जुड़ा हुआ है, या कोई ऐसी मतलब संपत्ति का भी आयोजन कर सकता है और उसका प्रशासन भी कर सकता है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 27। ठीक है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से समुदाय से स्वतंत्रता। राज्य कोई ऐसा किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, ना ही कर सकता है, जिसका जो मतलब आय है, जिसका जो पैसा है वो किसी एक धर्म विशेष या धार्मिक जो आपका समुदाय है की उन्नति यानी कि डेवलपमेंट या पोषण के लिए खर्च। और आर्टिकल 28 जो आता है आपका धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। राज्य मतलब राज्य के द्वारा जो पोषित स्कूल हैं, विश्वविद्यालय हैं या अन्य कोई ऐसा संस्थान है जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक शिक्षा जो है आपका नहीं दी जाएगी। ऐसे जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे जो विद्यार्थी हैं ना ही उनको किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य किया जाएगा और ना ही किसी धर्म उपदेश को सुनने के लिए बाध्य किया जाएगा। ये आपका आता है आर्टिकल 28 में, यानी कि अनुच्छेद 28 में इसका प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 के बीच। ये आपका मुख्यतः ये अल्पसंख्यकों से यानी कि अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनसे जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 29 जो है आपका अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। आर्टिकल आपका 29 है, इसके तहत जो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है। इसके तहत जो है आपका कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को जो है सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति और धर्म संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी जो आपका शैक्षणिक संस्था है या संस्थान है उसमें प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। वहीं आपका जो आर्टिकल 30 है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक जो वर्ग है वो अपनी पसंद का कोई भी शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और राज्य यानी कि जो सरकार है उसे अनुदान देने में किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं करेगी। जिस तरीके से बाकी जो शैक्षणिक संस्थान है उसको सरकार अनुदान का खर्च वहन करती है, पैसा देती है, उसी प्रकार जो अल्पसंख्यक जो वर्ग का है उसके लिए भी सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है, उसको पूरी तरीके से अनुदान करेगी। ये भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव सरकार के द्वारा इसमें नहीं किया जाएगा। और लास्ट में जो जैसे कि है भारत में अल्पसंख्यक वर्ग कौन कौन से हैं। जो भारत में संविधान में अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको परिभाषित नहीं किया गया है, मतलब डायरेक्टली जो है परिभाषित नहीं किया गया है। थोड़ा मतलब जैसे अनुच्छेद 29 हो गया, 30 हो गया, 350 का हो गया, 350 खा है, इसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में जो भारत में आपके 6 समुदाय हैं जिनको अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त है, जिसमें आपका आता है मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं और पारसी हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की में जो आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32। इस अधिकार को यानी कि जो आर्टिकल 32 है इसको ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। और उसके बाद आपका आता है ये अधिकार नागरिकों को मूल अधिकारों के परिवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा हेतु SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, HC यानी कि हाई कोर्ट या इसके बाद जाने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसका जो अधिकार है उसका अधिकारों का एक तरीके से उल्लंघन हो रहा है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है जिसको अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, रिट। ठीक है, आपका जैसे कि इसके बाद आपका आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, जिसका आपका अर्थ है सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करना यानी कि हमारे समक्ष प्रस्तुत करना। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसको लगता है कि उसकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध रूप से हुई है यानी कि उसे अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके याचिका डाल सकता है या उसकी तरफ से कोई याचिका डाल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और जो आपका हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करके
उसको सशरीर प्रस्तुत होने के लिए कहेगा। कोई भी कोर्ट व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देगा। उसके बाद दोस्तों आपका आता है मैंडेमस कि परमादेश। ये क्या है? पदाधिकारी जिसकी आपका कोई है उसको कर्तव्य पालन के लिए आदेश देता है। कोई भी पदाधिकारी अपने कर्तव्य का जब निर्वाह या निर्वहन नहीं करता तो ये कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया जाता है और उसको उसके कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए, पालन करने के लिए आदेश दिया जाता है। इसके बाद आपका आता है प्रतिषेध या निषेधता, प्रोहिबिशन। कोर्ट यानी कि कनिष्ठ कोर्ट को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकता है। ये कोई भी कोर्ट है, मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो अपने हाई कोर्ट के साथ ही किसी अन्य राज्य का कोई मामला सुन रहा हो तो ऐसा कार्य करने से उसको रोका जाता है वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, जो उच्च न्यायालय है उसके द्वारा। इसके बाद आपका आता है उत्प्रेक्षा। ये आपका है इसके बाद अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मामलों को वरिष्ठ न्यायालय में भेजने का अधिकार। इसका जो आपका अर्थ है और अधिक सूचित किया जाए। कोई भी मान लो केस है वो निम्न ने यानी कि वरिष्ठ कोई निम्न न्यायालय में जो है लंबित मुकदमे पड़े हुए हैं, जैसे कि जिसपे अभी सुनवाई नहीं हुई है या कोर्ट को लगता है उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को कि इसमें हमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है या इस पर सुनवाई करने की जरूरत है, तो वो आदेश दे सकता है उत्प्रेक्षण के जरिए कि इस मामले को हमारे पास भेजा जाए। अधीनस्थ न्यायालय यानी कि निम्न न्यायालय को आदेश दे सकता है। लेकिन ये निम्न न्यायालय हाई कोर्ट को आदेश नहीं दे सकता और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आदेश नहीं दे सकता। अपने से ऊपर वाले को आदेश दे सकते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है आपका, वो हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश दे सकता है और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश दे सकता है, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट को दे सकता है और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। नीचे वाले को आदेश दिया जा सकता है, ना कि ऊपर वाले को। ठीक है। इसके बाद आपका आता है अधिकार परीक्षा। किसी भी व्यक्ति को लोक कार्य में अवैध अनधिकार ग्रहण करने से रोकता है। कोई भी ऐसा पदाधिकारी जो किसी भी ऐसे पद पे बैठा हुआ है जिसपे बैठने का उसे अधिकार नहीं है, यानी कि वो उससे नीची मान लो उसकी फॉर एग्जांपल वो एक एग्जांपल दे रहे हैं, वो मैनेजर नहीं है, वो टीम लीडर है और वो मैनेजर की पोस्ट पे विराजमान है यानी कि बैठा हुआ है, तो उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो वहाँ मतलब वो पद ग्रहण कर सके। तो इसी प्रकार से जो आपका सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो एक रिट जारी करता है जिसके तहत वो उस व्यक्ति को जो अवैध रूप से पद ग्रहण कर रखा है जिसने, उसको आदेश देता है कि आप किस अधिकार से इस पद पे बैठे हुए हैं। तो यही है आज की वीडियो में, एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्ष का शरीर हमारे सामने प्रस्तुत करो। परमादेश यानी कि आज्ञा देना, प्रतिषेध यानी कि मना करना, और उत्प्रेक्षण यानी कि और अधिक सूचित किया जाए। वहीं जो आपका अधिकार परीक्षा है, किस अधिकार से। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारी ताकत बनना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।